मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे से और नहीं रुका जा रहा क्योंकि सन नीचे जा चुका है और फिर अंधेरा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। नेचुरल लाइट में वीडियो अच्छी बनती है। बहुत ऑकवर्ड है, पर इस ऑकवर्डनेस को निकालने के लिए मैं ये चैलेंज करने वाला हूँ 21 दिन तक लगातार वीडियो बनाना 5 मिनट की। तो 30 सेकंड में ख़त्म हो गया। क्यों बना रहा हूँ? मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है और अच्छा करना चाहता हूँ। चैलेंज का आइडिया कहाँ से आया? अभी मैंने जनवरी में 21 डेज़ का बुक रीडिंग चैलेंज किया है, तो उसमें एक ट्रायलॉजी ख़त्म की है, तो वहाँ से आइडिया आया है। तो फरवरी के लिए वीडियो, मैं स्क्रीन में क्या देख रहा हूँ? तो फरवरी के लिए वीडियो बहुत अजीब लग रहा है। और हाँ, मैं गंजा हूँ लाइफ में पहली बार एडल्ट बनने के बाद। और ये सारी क्लिप्स जाएंगी, कुछ एडिट नहीं होगा। थक चुका मैं परफेक्शन से। ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए क्योंकि ये बिल्कुल नॉन स्क्रिप्टेड है। मैं सब कुछ ऑन द स्पॉट बोल रहा हूँ। बस कुछ रूल्स ये है, रोज़ वीडियो बनानी है। काइंड ऑफ ये अनाउंसमेंट्री वीडियो है, तो ये चीज़ ठीक करनी पड़ेगी यार। कैमरे में देखो, फरवरी स्टार्ट होने वाला है और सनसेट हो चुका है। हो सकता है 5 मिनट की वीडियो हो, बेसिकली स्टोरी टेलिंग या फिर साइंस वीडियोस के बारे में डिस्कशन होगा। और हाँ, आई डोंट नो इफ आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी और इन इंग्लिश। बहुत डिबेट किया इसके बारे में भी। ठीक है, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलने का भी ट्राई करेंगे। विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। बहुत गंदा है। इस सीरीज का नाम रॉ एंड रियल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। काइंड ऑफ ये ब्लॉगिंग ही है, काइंड ऑफ। और मैं जंगल में घूम रहा हूँ, यहाँ लोग नहीं थे और अच्छा भी हुआ। ये 3 मिनट की बन चुकी है और बोलना है। हाँ, बुक मैंने पढ़ी थी थेमेसिस फाइल्स, उसके 3 पार्ट 3 हफ्ते में पढ़ लिए। ये चैलेंज होगा स्टार्ट काइंड ऑफ फर्स्ट से और 21 दिन चलेगा। एक मिनट और है। मैंने जनवरी में कुछ नहीं किया, सब कुछ मेस जब था, बस एक चीज ढंग से की है, ये वाला चैलेंज बुक रीडिंग का। बस देखते हैं यहाँ से कहाँ जाएंगे। यहाँ से एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। मैंने जर्नलिंग करके राइटिंग से थॉट्स को कैप्चर किया, वीडियो से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं YouTube का चैनल फर्स्ट आइडिया आया था, कब आया था? 10th के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले।
कि मैं 3D प्रिंटिंग का YouTube चैनल बनाऊंगा, पर हुआ क्या, वो आइडिया ही रहा, बस नंबर ठीक ठीक आए थे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तब से अब तक कितने साल, 4 साल काइंड ऑफ हो चुके हैं, और अब तक बस एक वीडियो डाली है, वो भी बहुत गंदी है, बहुत क्रिंज है। और उसे वीडियो एडिट करने में मेरे को 13 घंटे लगे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट अलग चेंज किया। 4 साल किसमें गुजर गए, महीनों तक मेरा क्या होता है वो बैनर, यूट्यूब के चैनल का बैनर डिसाइड नहीं हुआ था कभी। उसके बाद लोगो, इतनी प्रॉब्लम, इतनी रिसर्च की है मैंने ब्रांडिंग और उसके ऊपर, फिर यूट्यूब के चैनल का नाम क्या होना चाहिए। 50 तो कम से कम मैंने सोचे होंगे, 50,000 मैंने चेंज किया होगा। अब मैं फाइनली सेटल हुआ हूँ यश तोमर जूनियर पे, देखते हैं कैसा रहेगा ये। ठीक है, लोगों का भी कोई सीन नहीं, फाइनल नहीं है, चेंज भी हो सकता है। और शायद वो जो एडिटिंग का तरीका था वो अनएफिशिएंट था, तो इसलिए शक्ल दिखा के बात करनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। आज 30th है, कोशिश करता हूँ आज ही डाल दूँ, भाई कल भी डाल सकता हूँ, जनवरी में डलनी चाहिए थी जहाँ तक कि देखा जाए। बाकी आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ, एक बुक लिखी है जो टाइपिंग करनी है अभी, क्योंकि जर्नल थी वो, एक तरह से आफ्टर 19 बुक का नाम है। कैमरे में देख के बात करिए, और हो सकता है क्लियर माइक लाऊं, और ये बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि लोग आसपास घूमते हुए देख रहे हैं। तो एक बुक जो आफ्टर 19 जो है, उसका कंसेप्ट ये है कि टीनेजर्स के दिमाग में क्या चलता है, तो काइंड ऑफ वो मैंने हर दिन लिखी है जब से मैं 19 का हुआ था। तो अभी 1 महीने लगेगा टाइपिंग के लिए, जो मेरा टारगेट है, देखते हैं अप्रैल में पब्लिश करने का सोचूं। बाकी मई तक का टारगेट है उसका। और हाँ, 20th बर्थडे से पहले उसका एक और पार्ट आ जाएगा, इतना मैं श्योर हूँ, इतना ही श्योर हूँ बस। बाकी राइटिंग का जहाँ देखा जाए काफ़ी स्कोप है, और करना ही पड़ेगा। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। बाकी क्या बताऊं, ठीक है, ख़त्म करते हैं। बनाते 8.5 मिनट की बन गई, ठीक है, चल जाएगी। फर्स्ट डे के लिए बहुत अच्छा था। बाय। वो भाई बहुत क्रेज था, मैं सिंपल बाय कर रहा हूँ अब। हेलो, बात नहीं बन रही थी। सनसेट दिख रहा है, 1 सेकेंड। तो आज का टॉपिक
हाँ ठीक है। सो आज का टॉपिक है बकेट लिस्ट। सेकेंड टाइम बहुत अजीब है, फिर से ऑकवर्डनेस। बकेट लिस्ट स्टोरी शुरू होती है फरवरी 2020 से, जब मैंने एक वीडियो देखी थी बकेट लिस्ट के ऊपर क्या कैसे है, कैसे चीज़ें होती हैं। सो बेसिकली आइडिया ये है कि जो भी आप करना चाहते हो अपनी डेथ से पहले, वो आप उस बकेट लिस्ट में लिखते हो, और वो यूजुअली 100 होती है। तो फिर मैंने फरवरी में स्टार्ट की, क्योंकि मेरे 12th क्लास के बोर्ड चल रहे थे। तो फर्स्ट मेरा था 12th क्लास के बोर्ड्स को सिंप्लीफाई किया जाए यूट्यूब पे। काइंड ऑफ स्टडी रिलेटेड कुछ बनाना था यूट्यूब से, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल हो चुके थे कुछ ना कुछ बनाने के लिए। और बस पहला इसी दिन से स्टार्ट हो गई। ऐसे करते करते आज कम से कम 400 से ऊपर आइडियाज़ हैं। सो बेसिकली मैं 2021 के आखिरी के 6 महीने में बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं किया उसके अंदर लिखा। मतलब उससे पहले ये था कि जब भी कोई नया आइडिया आता था किसी भी चीज़ को रिलेटेड, तो उसमें मैं लिख देता था। और लिखता ऐसे था क्योंकि वो कंप्लीट होना था। जैसे कोई भी आइडिया, किसी को इंटरव्यू करना, जैसे मेरा फेवरेट फिजिसिस्ट स्लैश साइंटिस्ट हैं ब्रायन ग्रीन, जो बहुत अच्छा मतलब अच्छे तरीके से साइंस सिखाते हैं, और अभी वो स्ट्रिंग थ्योरी पे काम करें। तो मेरा एक आइडिया था उनसे मिलने का। ऐसे ही फिर अगर ये चीज़ लिखी गई तो फिर नील डिग्रास टाइसन से भी मिलना उसमें लिखा गया। ये चीज़ फ्यूचर में पॉसिबल हैं, करेंगे, पर इन जनरल आइडिया बहुत सिंपल है। अब चीज़ें स्टार्ट फिर से की हैं, उस एम्बिशन को जगाया है, क्योंकि बकेट लिस्ट एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ज़्यादा कोई कभी किसी बार इस बारे में बात नहीं करता। जहाँ से मैंने बकेट लिस्ट की स्टार्ट की, वो आज बहुत कुछ ज़्यादा बन चुका है, और बिल्कुल अपने मेरे अच्छे एम्बिशंस उसके अंदर आ चुके हैं। काइंड ऑफ वे ऑफ लाइफ बन चुका है। हाँ, उसे अचीव करने का भी स्टार्टिंग होना भी रहता है, पर जब भी आज जैसे मैं सारे फिर से मैं पढ़ रहा था, तो 2020 में लिखा होगा मैंने कि जैसे एक अच्छे नॉइस कैंसलिंग हेडफोन चाहिए। आज मेरे पास हैं, पता नहीं कैसे, पर वो चीज़ें एकदम होने लगती हैं पूरी। जैसे मैंने उसमें लिखा था एक अपने क्रश को से बात करना, आज वो कंप्लीटेड है। काइंड ऑफ चीज़ें धीरे धीरे उसमें से खुद हटने लग जाती हैं। बहुत सारे सिली चीज़ें भी हैं उसके अंदर जो बताने लायक नहीं है अभी, पर हाँ, सबको बकेट लिस्ट स्टार्ट करनी चाहिए। और एक और चीज़, आज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, क्योंकि आज मैं टॉपिक लेके पहला स्टार्ट किया है एपिसोड, काइंड ऑफ दूसरा है। तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन और कॉन्शियसनेस वाली बात आ रही है, मतलब सोच के बोलना पड़ रहा है, जो बहुत अजीब है। कोई बात नहीं। और आज सन बहुत जल्दी नीचे चला गया, तो और आज क्योंकि मैं अपने छत पे आया हुआ अपनी बिल्डिंग की, क्योंकि आज जाना बाहर पॉसिबल नहीं था, धुंध भी और ज़्यादा ठंड भी आज। और हम एक और चीज़ जोड़ सकते हैं जो मैंने वीडियो में देखी थी, मैं आपको लिंक उसका शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे। उन्होंने एक और चीज़ स्टार्ट करी थी कि हर एक चीज़ जब वो अगर उसमें से हटाएंगे तो किसी और स्ट्रेंजर की हेल्प करेंगे। तो ऐसे उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें की अलग अलग, और वो उन्होंने बेसिकली जो अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी
बताने लायक कुछ है नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। जो उन्होंने अपनी ये बकेट लिस्ट का द बरेड लाइफ करके एक चीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें वो अपनी कंट्री में घूमने वाले थे और ये चीज़ लोगों को बताने वाले थे। तो वो 2 वीक की रोड ट्रिप काइंड ऑफ 10 ईयर से ज़्यादा की बन चुकी है, क्योंकि एक बकेट लिस्ट एक तरह से वे ऑफ लाइफ बन जाता है। और कह सकते हैं कि बकेट लिस्ट बहुत ज़्यादा चीज़ें भी सिखाता है, जैसे कि अपने एम्बिशंस को कभी दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को एम्बिशियस होना चाहिए, क्योंकि सिली से सिली भी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाती हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी इससे हम अपने आप पे बिलीव करना ज़्यादा सीख पाते हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ सच में पूरा कॉन्सेप्ट बहुत सिली है। वैसे मैं अपनी घर की छत, बिल्डिंग की छत पे हूँ और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी इस स्टाइल में, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है मेरे लिए। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसा कि मैंने बताया, पर क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी क्योंकि मैं फिर से अपनी बकेट लिस्ट को रिवाइज़ कर रहा हूँ और एक तरह से फिर से लिख रहा हूँ, तो अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, वो मेरे रूम में नीचे, पर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छी बकेट लिस्ट की लिस्टिंग कर दूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में आप अपनी लिस्ट भी बताना। इसी के साथ बकेट लिस्ट अपनी स्टोरी काइंड ऑफ ख़त्म करते हैं, और ये काइंड ऑफ नहीं, ऑफिशियली 2nd एपिसोड है अनकट का, जो एक सीरीज टाइप ऑफ है इस 21 डेज़ के चैलेंज के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कितना अजीब है यार। अब बाय कर रहा हूँ मैं, सिंपल तरीके से, पुराने वाले तरीके से नहीं। बाय। आज लाइटिंग अच्छी है सच में यार, और यहाँ पे भी सनसेट हुआ है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आज के बादल। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये फिर से बहुत ऑकवर्ड है, पर कोई बात नहीं। आज का टॉपिक है स्मॉल टॉक्स। तो स्मॉल टॉक का एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि आज तुमने खाने में क्या खाया, सामने वाला बोलता है आज मैंने परांठे खाए, यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। और एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं सच में रोज़ 1 घंटा खुद स्मॉल टॉक सुनता हूँ, क्योंकि हम रोज़ दोस्त कुछ वॉक पे जाते हैं और वहाँ पे यही चीज़ें चलती हैं। बेसिकली पर्सनली मुझे स्मॉल टॉक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हाँ, एज अ इंट्रोवर्ट हम बिल्कुल डीप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन चाहते हैं, जैसे कि मुझे नहीं बात करनी यार आज मेरे घर में क्या हुआ, कल क्या होगा, मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा, मेरे पास कपड़े हैं या नहीं है। हम अलग टाइप की बात करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। इंस्पायरिंग बातों की बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। कि अजीब है, वीडियो बनाते कुछ दिमाग में नहीं आता। यार स्मॉल टॉक का बेसिक कंसेप्ट है शैलो बातें करना, जहाँ तक ही मैं देख सकता हूँ। पर्सनली मुझे स्मॉल टॉक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो बोरिंग होती है। काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट्स का जो अंदर की थिंकिंग होती है ब्रेन की, वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस से होती है। देखा जाए तो स्मॉल टॉक्स क्यों इंट्रोवर्ट्स को अच्छी नहीं लगती। वैसे इतनी देर से मैं एक चीज़ ही बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, क्योंकि वो बोरिंग होती है बेसिकली। काइंड ऑफ शैलो भी होती है और हमें सर्वाइवल मैकेनिज़्म फॉलो करने में
इंट्रोवर्ट्स के पास सोशल गैदरिंग या फिर इन चीज़ों के लिए सोशल एनर्जी बहुत कम होती है, तो फिर एक स्मॉल टॉक्स को अवॉइड करना एक काइंड ऑफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है हमारे लिए इससे बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ। वैसे नहीं बोलना चाहिए, बाकी देखते हैं। इंट्रोवर्ट ही बोल देता हूँ पूरी वीडियो में। जहाँ तक कि देखा जाए एक्सट्रोवर्ट्स क्यों स्मॉल टॉक्स पसंद करते हैं, या मे बी पसंद नहीं करते हैं, डायरेक्टली बस ज़्यादा करते हैं, इसका रीज़न ये हो सकता है कि इंट्रोवर्जन में क्योंकि आउटर वर्ल्ड को ज़्यादा फेवर होता है, इसलिए एक्सट्रोवर्जन को इंट्रोवर्जन मैंने गलत बोला, इसलिए उनके पास ज़्यादा कोई बात करने के लिए नहीं होती, इसलिए स्मॉल टॉक्स ज़्यादा बार आ रहे हैं वर्ड ही वो करना चाहते हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, कौन से का दोस्त म्यूचुअल दोस्त है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश। बेसिकली स्मॉल टॉक्स आर द conversations which keep on going for a very short period of time, and usually they are not very much inspiring or not related to any personal deeper level. They also cannot accompany the awe moment in them. So basically awe moment is the moments in which we are like deeply inspired by something. For me personally, whenever I see a photograph of Dr. Brian Greene, I get a instant awe moment, because he's like basically very much means to me, because he is researching on string theory currently. Nextly, these short talks are very boring, and for introverts like me, we usually avoid these type of talks because we firstly have a very less social energy, and we like to spend it very wisely, so we usually don't spend it on the talks which have no greater good. आज की वीडियो के लिए बहुत हो गया है। मैंने पर्सनली स्मॉल टॉक्स बस एक्सपीरियंस किया है, मतलब ज़्यादा सुनी नहीं है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा कोई एग्जांपल नहीं है, और इसलिए ज़्यादा वीडियो में कुछ मैटर नहीं है। बेसिकली मुझे पर्सनली स्मॉल टॉक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जो कि मैंने बार रिपीट किया है इस वीडियो में। प्लीज़ मेरे साथ कभी स्मॉल टॉक मत करना, कोई ढंग का टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। I'll be speaking in English today. So today's topic will be creativity. I know you have heard a lot about this word, but it's a whole lot more things about this topic which you may or may not know. Let me start with my childhood. So as a creative child, I would always make very good things in the art and crafts class, and always make some movable or useful devices with the best out of waste project which was given to us on the summer holidays. Most of the students made a pen stand,
in the best out of waste project, but I made random things like a water dispenser with a balloon and a bottle. I made a very big castle. Simple castle, you can say. Also, I did create a wooden JCB. So yeah, I've been a creative kid. Yeah, so apart from the creativity point of view, I am also a very curious child. It is not about me, just I'm saying I know what's being creative and a very curious kid. In my childhood, the class teacher used to give us a word which described our personality. So in my third grade, I was given the inquisitive child. I didn't know the meaning of the word at that time, but I later got to know it. It is a synonym for a very curious child. So in my childhood, I was very much kind of denied of my questions, and so my questions were very illogical to the grown-ups. So after a while, I didn't ask as much as questions I did to the elders. I just kept the questions with me. So I have seen there is a very deep connection between curiosity and creativity. Like when a child is born, he's naturally curious. It's the only thing which helps him to speak. Let me tell you in a kind of story and a fact. When a child is born, he basically is able to speak every word and in pronunciation he can speak in every language. But if a child is kept in a particular environment, particular language speaking environment, he usually like say English, he after a while he can't say other pronunciations apart from English. So yeah, it can be given as an example. So yeah, we can say that curiosity is the basis of creativity. So the most common kind of definition of the word creative is the ability to make new things from imaginations and skills. So yeah, it is not just that making new things from our imagination. It's a lot deeper aspect of our human nature and the physical aspects of human brain. So let me tell you the relation between the physical aspects of human brain and creativity. So here is the example. Basically, it's dependent upon the number of neurons in our human brain and the possible interactions between them. See, all the sensory data which you get from the surroundings is processed by the frontal part of the brain, and the creativity comes when all of that data passes through the midsections of the brain and is later documentalized or compartmentalized by the brain in the last part of the brain. So basically, when the information passes the vast networks of neurons, it get mixed and processed very differently from each other, and they form new connections. So hence we get new ideas, and like when the things strike naturally, they are all because of the different connections of the neurons and their interactions. Also, I would like to add a point that there is a thing going on with the automation and the technology that AI will take over all the jobs of the humans. Basically, all the jobs will be
taken by the robots or the some kind of AI. I think that kind of jobs are not meant to be done by humans. Like, we humans should be solely focused on the creative aspects of things, and let the mass production and automation can be handled by the robots and the AI with their precision and not getting tired. Now I will explain some curses of creativity. Basically, one can say that not all humans are creative. That's exactly saying like all the people are extroverted or introverted. First, you have to be very, very smart in order to be creative, because you want to get to a certain answer way before anyone else, and in a very different type of path from every other person. So as a creative person, I can say that this is a curse of creativity. As let me explain. Firstly, it is a very high risk and high reward type of thing. Basically, like if you make a new creative product, first you have to make a product, then marketize it, then you have to make a company out of it and manage the things, which is not usually possible for a person. Monetizing your creativity is one of the very, very difficult thing to do as a creative person, I would say, because if you sing good and you are creative and you can speak and make new things or new songs, if we take an example of a singer, you cannot solely survive on your creative talent, because you do need to sell it, and in order to sell it you have to do some kind of promotion in it, and it is very hard according to me, and also in a general sense. Also, like if we do create a new product, we basically, you cannot like sell it immediately and get money to buy your food. The most difficult thing or most disappointed thing is that whenever you create something new, there is no category for it, and it usually takes a lot of time for people to actually recognize it and value you. Also, the biggest drawback of creativity is actually controlling it. You cannot suppress it, because it's a part of you. It's the sole purpose you live sometimes. So suppressing it will only lead to, like, you cannot survive in a sane manner. You will go insane if you do try to suppress your creative aspects. Yeah, so the whole solution of the problem can be found in the following manner. First, you have to do something which can support you and keep you alive. Side by side, you first have to spend some time on polishing your creative talents, and then hope to get some monetization or your next big hit. But apart from that, you have to do something which will help you in being alive. Either you have to work at a place which gives you enough time to also do your other hobbies,
I don't think creative things are hobbies. They are the sole purpose to which we live sometimes. So yeah, sharing my some personal examples. It can be like I liked writing, and after a time it was the only thing which was able to keep me like sane. There were some days, many days, which I could not write, and even weeks, and I thought I would go insane if I was not writing it out. So that's it for this video. Bye bye. बहुत गंदा लग रहा हूँ ऐसे ठीक है. So yeah, let's start today's topic, overthinking. So basically what I will be telling you in this video will be my perspective and what I have observed through my life on this. So yeah, recently I got to know that I also do have overthinking, but it was like recently in the 5-6 months back. I was really looking into the topic of this overthinking, and I realized I also suffer. I won't say suffer, but I also have overthinking, but mine is a bit different. Like what I have seen in other people, they overthink every scenario and like get depressed and are disturbed emotionally by their thinking. So my overthinking was overlooked because I think it didn't disturb me emotionally. Like yeah, I do imagine scenarios, but I then act accordingly, and I don't like get paralyzed after thinking all the scenarios. So let's understand it by an example. Like whenever I will be doing a risky thing, I'll be imagining all sorts of things and scenarios in which that thing can go wrong, but I'll be taking steps accordingly and will not allow it to hamper my thinking system. Like for example, if I will be, you can see this letter. If I will be, or like I have, when I started climbing it, I could imagine all the scenarios of my hand slipping and me falling, and also all the bones I could break. But it, like I didn't froze and actually did any mistake. I just went on and on and kept thinking about the stuff, but it didn't hamper the normal climbing of the ladder. It's an example of a controlled overthinking. Recently, when I was traveling, I never saw the conductor putting my bag in the trunk of the bus, but I did. As soon as I realized it, I did all types of overthinking, but after a while, like it's a kind of a wise overthinking. After a while I got to know, or like I remembered, if they will be doing any sort of mistake, it will be on their part and they have to pay it. So I don't think like they will be doing any sorts of mistake. So you can say that's how I do manage my overthinking. You see, whenever I think there is a child speaking inside and there is a full grown wise adult speaking, and I am just sitting there and observing their conversations. So that's how my overthinking, or you can say all of my thinking, happens
in my human brain. And I don't know how, but I am able to keep the emotions out of it. But I am emotional and a bit sensitive, I would say. But when I do overthink, I usually come to like good conclusions, and it does not allow me to, I'm repeating this, hamper things. Like, it's also very good feature, I would say, of my overthinking. Like, I can make simple inventions in the matter of seconds, like simple devices. It may be because I have a good imagination, but also the overthinks does help, because I imagine all the scenarios it can happen, and then I automatically do all the alterations to the project. And that's all because of my overthinking, but it didn't harm me in any way. Yeah. So you see, like 2 years ago I started quoting some stuff, and I had a quote like, happiness is a switch, you can flick it on and off anytime. Yeah, so that is what it is, happiness to me. Like, people usually say why, how to be happy, and we should be happy always, and we should do the work which makes us happy. But I think happiness is just an emotion with several other emotions which do need to which we do need to feel, all of them. So yeah, I can be happy at any time. And but the fact that I understand that stuff helps me to manage all other of my emotions. So after a while I got to know it's not only the happiness, it's all the emotions. Like, you can be sad uh, by a by a flick of a switch, you can be happy, you can be excited, and all of the stuff. So I don't know what and how the overthinking affects other people, but I would like, in my perspective, overthinking can be controlled. Overthinking should not be controlled, but its negative aspects can be controlled. Like, you can learn how to keep your emotions out of it, and all the fear and the freezing or the paralyzation you feel while overthinking, it all can be controlled. So there is also a drawback to my type of overthinking, which I will say, like, I usually plan to all of the stuff. Like, I have my 2 years future well planned out, and there is sometimes a sense of burden which I feel, because I can, like, I am in the middle of starting my hard work and the hustle which I will be doing. So basically I can feel my now the emotions, and all the emotions which I will be feeling after I complete it, and also the emotions after like 6 to 7 years, if these things continue on a right path. So after time, they are a burden, I would say, which sometimes do hamper and cause premature burnouts, I would say. Yeah, that can be the correct words for it. So yeah. And for the fact which I was not posting for the last 2 days was that I was trying to script this video, which I could not do properly, I would say, but I did a pretty well. And the challenge is still going on, because it it had to do not it had to do not continuously, but yeah, 21 videos
daily, but yeah, it is going on pretty well, and I will be trying to upload videos every day at 9 at night, at not at 9, before sleeping. So yeah, this video will be uploaded tonight at before 12. Yeah, so if you like any of it, or the challenge to remove my awkwardness which I am doing, you can hit like, or you can subscribe. It's no compulsion, that's up to you. So see you tomorrow. Okay, bye. Yeah, that was a very very bad. Bye. It's a simple one. Bye. अबे यार बंद है. बहुत अजीब है. फिर से. So yeah, this angle looks good. It may be the perfect angle for today. So about the 21-day daily upload challenge, I am still in it, and I although know that it's like 9 days, for the past 9 days I am not uploading anything. That's because there are several issues I need to face, and life happens. So I had to address them, and here again now I am with this, I think, fifth or sixth episode of Uncut. So today we'll talk about the topic insecurities. So basically, what are insecurities? So after thinking a lot about what can be the main definition and the purpose of insecurities, basically they are the imperfections, little imperfections which we all have, and after we worry about their judgment, we usually form an insecurity. So each of us have a very defined and well thought perfect personality and body image which we all think of, and if the perfections are not according to the bodies and personality in the real life, they are usually called as insecurities, or you feel really embarrassed about it if your perfect self is not equal to your real self, and then we usually overthink the hell out of them, and we begin to form a tendency to hide the real human being and feel really embarrassed. Every one of us have insecurities, and in my perspective I didn't have any insecurities because I didn't look at the problems like insecurity. Like for example, you can I now have insecurities by the definition only, not the emotional part, because as I told in the last video, I am at peace with my emotions. So so the basic insecurity, uh, I can say, maybe my weight, and I am skinny, but my solution to it is that I am like, there will come a time when I will be, you know having enough time to go in the gym and work out properly, and if I will do it for like 6 months to 1 year, I will develop a very good physique. So I don't consider it as a insecurity. uh,
For the next example, that can be, my teeth. See, I may not have a perfect smile, but yeah, I sometimes think often like I should have a perfect teeth. Yeah, when I was in seventh grade, I did had braces, but after the braces, the retainer part didn't work out very well for me. So they are not perfectly aligned, and you see, like I kind of have a rectangular smile. In a year or two, I will get definitely braces, and then it will work out all to the plan. So yeah, it's only the insecurity in the definition part. um, Coming to the handwriting, I would say, if the many people say my handwriting is bad, but you see, it's my handwriting, and it's bad to a point if I can't read it. So it can be considered insecurity, but I am at peace with it. Another insecurity can be spelling mistakes. I have done spelling mistakes from a quite while, and that's just how my brain works. Sometimes they click, sometimes they don't. Sometimes I just gets confused over the spellings of priorities and have, and many. You will get to know about the spelling mistake part when my new book comes out, so don't worry. Other, uh, you can say my hair also. I was I was not insecure, but I was a bit in search of a good hairstyle, and like my hair was good till a point. Like after every 3-4 months, I used to go to a barber, and he, I just told him to cut like short hairs, and he just did his job like all the barbers do. And to that, I'm saying I was pretty determined to get long hair this this year, but it certainly clicked, and it certainly clicked me that it will be a very much hassle for me to like carry long hair and stuff. So so i i went for a buzz cut. Yeah, you can call it that. And yeah, it's my haircut from the last 2 months, and I'm planning to get a same one every 12th of the month, 12th day of a month. So yeah, I also handled the hair, perfect hair type part accordingly. And like, to me, insecurities are just problems. Like, if you are fat, if you consider yourself fat or obese, if you feel very bad about it, you can go to the gym and work out and get a good physique. If time doesn't allow it, I mean, if you want to change it, you can change it. It's up to your control. And if it's not in your control, then I don't think you should worry very much about it. And like, nobody is perfect, and people usually don't like perfect humans. They usually envy them. So we should not be perfect. We should be imperfect in your own perfect way. That's what I am saying. So yeah, nothing is perfect, and I have pretty well realized it after taking many photographs. They can't be perfect. Yeah, I know that.
So yeah, for the last part of the video, I think you should just get in peace with your insecurities, and if you can act on it, just go for improving it. If you can't, don't bother. No one is perfect around you, no one should be. And like, people may say you are cool if you are perfect, but I think he's only cool if he's imperfect, and if you can show your real you. So yeah, that's it for this video. It may be short, but yeah, it is what it is. So that's it for this video. I will be posting tomorrow also. I have not yet figured out what topic will I be choosing, but yeah, I'm gonna to complete the 21 episodes of the Uncut series. See you later. Bye. हेलो। तो ठीक है, मैं अब शुरू कर रहा हूँ क्योंकि बारिश स्टार्ट होने वाली है और ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। जो मैंने ओरिजिनली फरवरी में सोचा था कि 21 वीडियोस करूँगा एक साथ, रोज़ की 5 रोज़ की एक 5 मिनट की वीडियो, पर वो 6 वीडियो के बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया किसी रीज़न से, और अब हो चुका है ऑलमोस्ट एंडिंग ऑफ जुलाई। तो ये उस सीरीज़ की अनकट की लास्ट वीडियो है और ये बनानी ज़रूरी थी क्योंकि मुझे जो आगे शुरू करना है इस चैनल पे, या जो भी अपने वीडियो एडिटिंग करनी है या वीडियोस बनानी है, उसके लिए ये मेरे को ज़रूरी लगा करना कि एक काइंड ऑफ फेयरवेल उस चैलेंज को देनी चाहिए, नहीं तो हमेशा अधूरा ही चैलेंज रह जाता। तो मैंने फरवरी में काइंड ऑफ अपनी इम्पल्स के साथ स्टार्ट किया कि मैं अभी वीडियो डालता हूँ। तो मैंने एकदम चैलेंज सोचा कि रोज़ शूट करेंगे, रात को एडिट करके पोस्ट कर देंगे और ऐसे करते हैं, क्योंकि फरवरी में फ्री था। जनवरी फरवरी हमारी छुट्टियाँ थी, जैसा कि पता है मैं कॉलेज में हूँ, तो छुट्टियाँ थी और मैंने फिर एडिट करके डाली। कुछ दिन चला, उसके बाद मैं फिर काइंड ऑफ ब्रेक से ज़्यादा लेने लग गया, इसलिए मैं आगे उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। पर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और जैसे फर्स्ट दिन की आपको स्टोरी बताता हूँ, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, तो मैं बस बाहर अपना वॉक के लिए चला गया और मैंने कैमरा निकाला और मैंने वीडियो बना दी। मेरे को पता भी नहीं था कैसे क्या बोलूँ, और थोड़ा सा कैमरा के साथ ऑकवर्डनेस थी, जो अब शायद नहीं है, पता नहीं। तो आई एम अ बिट सक्सेसफुल इन दैट। अभी भी मुझे नहीं पता कि मुझे इंग्लिश में ही करना कंटिन्यू या हिंदी में करना है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा मॉडरेटली उसे, उन दोनों लैंग्वेजेस को उसके अंदर डालता हूँ। बाकी ये क्लिप शायद अनएडिटेड जाएगी क्योंकि अब तक काफ़ी अच्छी जा रही है, और आगे इस चैनल के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्लान की हैं। अब देखते हैं कि किस हिसाब से हम इसे कर पाएंगे। आज बादल काफ़ी अच्छे हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो अभी बारिश भी होने वाली है, अभी काफ़ी ज़्यादा हुई भी थी बारिश, और ये फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है, तो मैं अभी जल्दी से इसे ख़त्म करके यहाँ से चलता हूँ। मेन चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी यूज़फुल इंसाइट्स मिले इस सीरीज़ को करके, जो काइंड ऑफ मेरे पास पहले से थे, पर एक और पर्सपेक्टिव मिल गया उनकी तरफ। जैसे कि
वीडियो किस तरह से प्लान करना चाहिए पहले, अभी उनमें कन्फ्यूजन है पर ठीक है। और जो वीडियो एडिटिंग करते हुए जो ऑडियो और जो कलर ग्रेडिंग का कितना यूज़ होता है वगैरह वगैरह, बाकी इन चीज़ों से मैं आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। और ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। होपफुली, मुझे नहीं पता है कब आएगी अगली वीडियो। शायद अब मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडेज़ को ही मैं वीडियोस को डालता रहूँ और उससे पहले हफ्ते में बनाऊँ। तो देखते हैं आगे कैसे जाती है जर्नी। ओके, सी यू।